हेलो दोस्तों, केएनएम क्लासेस हजारीबाग में आपका स्वागत है। थंबनेल को देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं आप लोगों को संख्या पद्धति का बेसिक जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, संख्या पद्धति की बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर संख्या पद्धति की आपकी बेसिक जानकारी आपके पास है तो इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उसे आराम से सॉल्व कर पाइएगा। और आप लोग को पता ही होगा कि बोर्ड एग्जाम में 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो आपको इसका संख्या पद्धति का जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेंगे, इसके जितने भी जो कंटेंट होंगे, इसके संख्या पद्धति से जितने भी रिलेटेड से होंगे, इसके फॉर्मूले या तो इससे कुछ जो कंटेंट जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, होल संख्या, ऐसे करके आपको जो पूछता है तो इसका भी जानकारी होना चाहिए। कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक खत्म होती है। जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को आराम से देखिए। जब भी आपसे अगर इससे कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो हमको नहीं लगता है कि आपका फिर नंबर ऐसा कटेगा। अगर आप वीडियो में बने रहते हैं, अच्छी तरीके से नॉलेज ले लीजिए, अंडरस्टैंड भी कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट करके भी अपने पास रख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। संख्या पद्धति, आपका टॉपिक है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति आखिरकार कहते किसको है? तो देखिए, एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके मध्य संबंधों व नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, संख्या पद्धति कहलाती है। यानी बहुत सारे जो नंबर होते हैं, डिजिट्स होते हैं, उनके बीच के जो संबंध होते हैं, अगर उनका हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसी को संख्या पद्धति कहते हैं। अंक की बात किया जाए तो किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम 10 संकेतों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग करते हैं तथा इन 10 संकेतों को अनेक अंक कहते हैं। 10 संकेतों की यह पद्धति दार्शनिक पद्धति कहलाती है और जिसमें से 1 से लेकर 9 तक की जो संख्या होती है उसे सार्थक कहते हैं और 0 को असार्थक अंक कहते हैं। ये तो आपकी हुई बेसिक जानकारी, जिसे अंक कहते हैं। अगर हम बात करें प्राकृतिक संख्या, तो वे सभी संख्याएं जिनकी हम गणना कर सकते हैं, जिससे हम वस्तु को गिनने में काम में लाते हैं, वे सभी संख्याएं को कहते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्याएं। अगर प्राकृतिक संख्या को डिनोट करने की बात की जाए तो उसे हम n से डिनोट करते हैं। शून्य को प्राकृतिक संख्या में नहीं रखा जाता है क्योंकि हम इसे गिनने में काम नहीं लेते हैं। गिनने के लिए हम लोग 1 से प्रारंभ करते हैं, इसी वजह से वह हमारी प्राकृतिक संख्या में नहीं आती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या कौन है, तो आप उसे 1 जवाब दीजिएगा कि प्राकृतिक संख्या की जो सबसे छोटी संख्या होती है वह 1 होती है। प्राकृतिक संख्या, एक बात और खास रखना है, आपको ध्यान है प्राकृतिक संख्या का कि प्राकृतिक संख्या हमेशा से धनात्मक होती है, कभी ऋणात्मक नहीं होती है। अगर पूर्ण संख्या की बात करें, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, तो जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी मिला दिया जाता है तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। अगर हम बोले कि पूर्ण संख्या को प्रदर्शित किससे कहते हैं, तो उसे हम W से करते हैं। जैसे अभी होल नंबर लिखते हैं ना, तो उसका फर्स्ट डिजिट को लिया गया है W। तो अगर होल नंबर को आप अगर बोले कहाँ से शुरुआत होती है, तो होल नंबर जो है वह 0 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाती है। शून्य की बात करें अगर, तो शून्य पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। और आप लोग प्राकृतिक संख्या में क्या देखें, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। पूर्णांक संख्या है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं में उनकी ऋणात्मक संख्याओं तथा शून्य को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है पूर्णांक संख्याएं कहलाती है तथा इनके समुच्चय को i से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपका i है इंटीजर्स नंबर, जैसे आप माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जो जाएगा वही आपका पूर्ण संख्या कहलाता है। आपको उसमें 0 भी सम्मिलित कर लेना होगा। अगर हम इसकी पूर्ण संख्याओं की देखिए प्रकार भी होती है। पूर्ण संख्या के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है धनात्मक पूर्णांक और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में दोस्तों ये होती है जो सिर्फ पॉजिटिव नंबर होती है, यानी धनात्मक में जो होगा पॉजिटिव नंबर होगा, 1 से जो शुरू होगी वह प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। और ऋणात्मक संख्या की बात करें तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर आपका -1 तक चला जाएगा। और अगर शून्य की बात करें, शून्य तो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, एसएससी के कभी कभी एग्जामों में इसको पूछ दिया जाता है, जो शून्य है वह धनात्मक संख्याएं होती है, कभी कभी यह प्रूव भी हो जाता है। इसके सम केसेस में यह प्रूव होता है, इसीलिए आप ध्यान रखेंगे। लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस क्लास में आप 9वीं क्लास में, तो आप 9वीं क्लास के लिए आपके लिए 0 जो है वह आपका ना ही धन है ना ही ऋण है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऋण पूर्णांक संख्याओं का मान 0 से कम तथा धन पूर्णांक संख्याओं का मान 0 से अधिक होता है। ये चीज फोकस रखिएगा। मैं आपको फिर से इसका रिपीट कर देता हूं,
पूर्णांक संख्याएं जो होती है वह माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होती है। और अगर इसमें आप बात करें धन पूर्णांक की तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक। और अगर ये जो आपका ऋण का बात की ऋण का सॉरी वो तो हो गया ऋण का हो गया माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक। और धन की बात किया जाए धन पूर्णांक की तो 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है दोस्तों, और 0 जो है वह पूर्णांक धन पूर्णांक है, ना ही ऋण पूर्णांक है। अब आप देखिए सम संख्याएं, इवन नंबर, आप इसे कैसे याद रखेंगे? ये संख्याएं जो वो संख्याएं, ये तो यहाँ लिखा गया ये संख्या, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। यानी जब भी आपको संख्या को भागा लगाएंगे और उसका शेषफल 0 अगर बच जाता है तो वो संख्या आपका सम संख्या कहलाने लगता है। देखिए आपको एग्जाम्पल पे पेश कर दिया गया 2, 4, 6, 18, 24 आदि है। प्रत्येक सम संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में ही कोई एक होता है। अगर इससे आपका बाहर रहेगा, बड़ी से बड़ी संख्या अगर आप इसमें डिनोट कर लेते हैं, अगर वैसा कुछ नहीं, अगर मैं बात करूं आपका ये देखिए विभाज्यता का भी नियम में ये फॉलो हो जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 2, 8, 9, 6, 0, तो देखिए आपको मैं इतनी बड़ी नंबर लिख दिया, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता हो कि सम संख्या ये, तो मैंने यहाँ पर क्या आपको सिखाया कि 0, 2, 4, 6, 8 अगर इसके लास्ट में है, इकाई अंक में है, तो समझिए कि वो सम संख्या है। इसमें प्रूफ भी हो जाएगा। देखिए इसका लास्ट में 2 ये इसका जो शेषफल होगा वह 0 बचेगा। देखिए आपका ये यहाँ पर है, अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो 2 से, देखिए मैं काटता हूँ इसको तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 8, देखिए फिर 0 चला गया। ये क्या हो गया? आपको पूरी तरह से भागा लग गया है ना दोस्तों। यहाँ पर 2 था, आपको दिख नहीं रहा था, ठीक है। ये देख रहे हैं कि इससे डिवाइड करते तो इससे आराम से कट जाती है। तो क्या देखते हैं कि अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये संख्या के लास्ट में रहती है कोई भी संख्या का, तो वह 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है और वह सम संख्या कहलाती है। इसमें दोनों चीज क्लियर हो जाती है, 2 का विभाज्यता का रूल भी इसमें काम कर जाता है और सम संख्या भी आपका समझ में आ जाता है। इसमें दोनों चीज काम कर जाती है। अगर विषम संख्या की बात की जाए तो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से भागा नहीं लगता है, वे सब आपका विषम संख्या कहलाता है। यानी आप इस तरह से एक तरीका से और बोल सकते हैं, वे सभी संख्याएं जिनका शेषफल 1 बच जाता है वह विषम संख्याएं कहलाना लगती है, ठीक है। अगर प्रत्येक विषम संख्या का इकाई अंक की बात की जाए तो 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक होता है, इतना ध्यान रख लीजिएगा। तो वो आपका क्या कहलाने लगेगा? विषम संख्या कहलाने लगेगा। अगर अभाज्य संख्या की बात करें, प्राइम नंबर्स, वे सभी संख्याएं जो एक और समय के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, वे सभी संख्याएं आपका अभाज्य संख्या कहलाने लगती है। यानी बस वो अपने से और एक से भागा लगता है, वही संख्या आपका प्राइम नंबर्स कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए बात की जाए तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 यही सब आपका अभाज्य संख्या है। केवल 2 ऐसे सम संख्या है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग का यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ पर बताता हूं कि 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य तथा अन्य सबसे 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या तथा यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए, मैं पेन का कर्सर को अभी बंद कर देता हूं, पेन का कर्सर से आपको दिक्कतें हो जाएगी। देखिए भाज्य संख्या की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? वे सभी संख्या है जिनका एक व समय के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो, वह भाज्य संख्या कहलाने लगती है। देखिए इसका गुणनखंडन की बात किया जा रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि भागा है या क्या चीज है। सो आपको गुणनखंडन करना होगा। अगर आपको गुणनखंडन नहीं आता है तो मैं आपको गुणनखंडन करके यहाँ पर मैं समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे अभी आपका यहाँ पर लिखा हुआ है 4, ठीक है। देखिए मैं पेन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी समझने में। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4, अगर मैं बात करूँ 4 लिखा हुआ है तो 4 का गुणनखंड क्या किया है? बोला क्या है? किधर चला गया ये? हट गया है ना, मैं ला रहा हूं अभी। देखिए यहाँ पर 4 है ना, 4 यहाँ पर है तो आप देखेंगे तो बोल रहा है 4, ठीक है। सबसे पहले आपको एग्जांपल पे पेश किया 4, तो आप इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे कि इसका बोला क्या है कि एक और समय के अतिरिक्त कम से कम इसका एक और गुणनखंड होना चाहिए, तभी वे भाज्य संख्या है। तो गुणनखंडन अगर आप नहीं जानते, देखिए दोस्तों गुणनखंडन उसको कहते हैं जिससे से ये अगर 4 है तो 4 1 से भी भागा लग जाता है, फिर ये 2 से भी लग जाता है और ये खुद 4 से भी लग जाता है। क्या देख रहे हैं कि ये जो 3 संख्याएं जो आपको देखने को मिली 1, 2 और 4,
यही इसका क्या चीज है, गुणनखंडन है। तो इसी को आप बोलेंगे भाज्य संख्या। अगर मैं बात करूं कि सर क्या 3 नहीं है क्या, ये तो 3 कैसे नहीं, सो देखिए ये एक और मात्र 3 से ही आपका भागा लगेगा। तो आपको समझ में आया कि ये क्या हो जाएंगे, अब भाज्य संख्या 3 नहीं है। आपको इस चीज पे ध्यान रखना होगा। अगर उससे ज्यादा चला जाएगा, अगर यहाँ 16 बात किया है तो 16 को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये ज्यादा चला जाता है ना। आप बोलिएगा 1 2, ये फिर 4 से भी लगेगा और 8 से भी लगेगा, अरे 16 से भी लगेगा। तो आप देखते हैं कि नहीं, ज्यादा चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका 3 से कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो वो आपका नहीं कहलाएगा भाज्य संख्या। देखिए, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इस बात को समझना होगा कि एक ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है सम व विषम दोनों हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर सम संख्या है तभी भाज्य संख्या हो सकता है, और अगर विषम संख्या है तो वो भाज्य संख्या नहीं हो सकता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको जो तेज विद्यार्थी है, ये जिनको पहले से ही इस चीज को बारे में पता है, तो अगर वीडियो स्किप कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कमजोर विद्यार्थी है, मैं उनके लिए ये खासकर वीडियो बनाया हुआ। तो देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा पसंद लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इससे बेसिक्स जानकारी मैं हर एक चैप्टर को देते चला जाऊंगा। उसके बाद मैं आपका क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करा दूंगा, और मैं गारंटी लेता हूं आपको कि मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा आपका बोर्ड एग्जाम आने के पहले। तब आप क्या करेंगे, अच्छे से बोर्ड एग्जाम दे पाइएगा। और मैं अगर मेरा वीडियो आप अगर सही तरीके से देखते रह जाते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, A+ लाने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। मैं आपको सभी चैप्टर का आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगा। चलिए दोस्तों, मेरा पीसी भी ऐसे भी बोल रहा है कि बैटरी डाउन हो रहा है, तो चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभाज्य संख्याएं लिखा है, जिसे को प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसे दो अधिक प्राकृतिक संख्या जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाने लगती है। मैं इसका आपको एक चीज और मैं समझा देता हूं। ये तो आपका हो गया बेसिक चीजें जो बड़े बड़े गणितज्ञ लोग देके चले गए हैं, लेकिन मैं आपको इसको समझाता हूं कि आप ध्यान रखिएगा। जिनका HCF जो है, HCF तो आप लोग बनाने के लिए जानते ही होंगे। जिनका HCF जो है, सुनिए ध्यान से सुनिएगा, HCF जिनका HCF 1 आ जाएगा, आप समझ जाइएगा वो को प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर बात करें आपका 2 और 3 दिया है, जैसे देखिए 2 और 3 दिया है, तो आप निकालने के लिए क्या निकालेंगे, 2 एकम 2, आपका बचा 1, फिर 2 से दे दीजिएगा तो 2 से चला जाएगा, 1 क्या हुआ आपका कट गया। आप क्या देखिए, HCF आपका आ गया कितना, 1 आ गया। अगर मैं अभी बड़ी बड़ी संख्या दिया, जैसे 16 दिया है, 21 दिया है, 65 दिया है, मैंने लिया है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। 16 को अगर 21 से भागा लगाइएगा कितना बचेगा, 1 दीजिएगा तो बचेगा कितना, 5, फिर यहाँ 16, 3 से चला जाएगा 15, यहाँ पर 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 5, देखिए 5 से चला गया। आप क्या देखते हैं कि इसका HCF आप बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए, लेकिन जिसका HCF बाबू, जिसका HCF कितना बचेगा, 1 बचेगा। समझ जाइएगा कि वही संख्या आपका क्या चीज है, अभाज्य संख्या है। इस बात से भी आप समझ लीजिएगा। बाकी मैंने इसका डिक्लेरेशन के लिए आपको यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन मैं इसीलिए बोला था कि आप अगर वीडियो में लगे रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है, ये बात भी देखिए लिख दिया ना कि अभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। परिमेय संख्या की बात की जाए, आप लोग देखते होंगे तो शुरुआत में ही आप लोग को लगता होगा कि सबसे पहले हम लोग को परिमेय संख्या सीखना चाहिए। तो देखो, इतना टॉपिक्स आपने क्लियर कर लिया, अब परिमेय संख्या भी सीख लीजिए। आप परिमेय संख्या सीख लीजिएगा तभी तो आपको सब चीज क्लियर होगा, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आपको पूछती है उस चीज पे आपको ध्यान भी देना होगा। परिमेय संख्या आप किसको कहते हैं वो ध्यान दीजिए। वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। कमजोर विद्यार्थी इस बात को भी समझिए, कोई जरूरी नहीं कि P/Q ये किताब आपका लिखता है, ठीक है, आप A/B भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, P/Q के फॉर्म में अगर आप इसे लिखते हैं तो वह परिमेय संख्या कहलाने लगती है। अगर A/B लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत हो जाएगा क्या, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि B डज नॉट इज इक्वल टू 0, समझे ना। यहाँ पर समझना होगा, ये सिर्फ आपका अल्फाबेट नंबर को प्रयोग किया गया है, वैसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप A/B ले लीजिएगा तो गलत हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, जहाँ P व Q दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं तथा Q डज नॉट इज इक्वल टू 0, मैंने बताया अभी B बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसे भागा लगा दी गई तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना, इस वजह से उसको नहीं करना है। ठीक है, प्राकृतिक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, समझ में आ गया। चलो अब अपरिमेय संख्या, वे सभी संख्याएं P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वे सभी संख्याएं क्या कहलाने लगती है, अपरिमेय संख्या कहलाने लगती है, यानी परिमेय संख्या के जस्ट अपोजिट। देखो, मैं आपको एक चीज और मैं बता देता हूं। अगर परिमेय संख्या, सबसे पहले समझ लो, एक बात और मैं समझा देता हूं। देखो दोस्तों, इसको जब आप कोई भी संख्या रहेगी ना,
अगर आपका इसका जो शांत हो जाएगा, शांत कहने का मतलब है मेरा शांत, आप इसको समझिए मैं कैसे समझाऊं आपको। समझने के लिए देखो ध्यान दो। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर 5 बटा लिखा है 2 दे देता हूँ, ठीक है, 5 बटा 2 ये हो गया क्या आपका परिमेय संख्या, जैसे आपको बोल रहा हूँ। तो इससे अगर आप 5 बटा 2 को भागा लगाए तो कितना जाएगा, 2 दूना 4, 2 पाँचे 10। आप क्या देखिए, ये पूरी तरह से भागा लग गया। जो पूरी तरह से भागा लगे, जैसे 2.5 आया ना दोस्तों, वहां पर अच्छा से नहीं दिखा, देख लीजिएगा। ये क्या लगा कि ये पूरी तरह से भागा लग गया, तो ये परिमेय संख्या है। अगर जो जो पूरी तरह से भागा नहीं लगता है वो आपका अपरिमेय संख्या होगा। जैसे देखिए अभी √3 का बात मैं करूं तो कितना होता है 1.73 डॉट 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 डॉट, यानी बहुत सारे नंबर तक चली जाती है। ये कभी भागा पूरी तरह से लगता ही नहीं है। तो ये सब क्या कहना लगता है आपका अपरिमेय संख्या कहना लगता है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे करके लिख देता हूँ, ठीक है, अभी 8 बटा मैंने 9 लिख दिया, आप लगाओ इसमें क्या 0.9 फिर कितना बच जाएगा इस पे 8 बच जाएगा, फिर 9 देखिए एकदम समथिंग से बहुत लंबा चला जाएगा। आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से भागा नहीं लग रहा है, तो ये सभी संख्याएं क्या कहने लगती है, अपरिमेय संख्या कहने लगती है, ठीक है। देखो दूसरा टॉपिक मैंने यहाँ पर लिया हुआ है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 22/7 पाई का अर्थात मान नहीं है, यह इसका सन्निकट मान है। आप देखते होंगे 3.4 लिखते होंगे पाई का, ठीक है, गौर कीजिएगा यहाँ पर 3.4 लिखते दोस्तों। ये 16-17 डिजिट तक जाने के बाद फिर से रिपीट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से ये अपरिमेय संख्या नहीं है, बहुत लंबा डिजिट है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मात्र 3.74 लिया गया, तो 22/7 लिया गया, इसीलिए जैसे लिया गया है, ठीक है। चलिए आप वास्तविक संख्याएं समझिए, इसे रियल नंबर बोलते हैं। वे सभी संख्याएं जो परिमेय व अपरिमेय दोनों होती है वास्तविक संख्या कहलाने लगती है तथा इनके समुच्चय को आर से प्रदर्शित करते हैं। मतलब समझे, आपका परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला दिया जाता है ना, वही सभी संख्याएं कहलाने लगता है क्या चीज, आपका वास्तविक संख्या। अब आपका आया थोड़ा सा एक अच्छा टॉपिक, आप इसको समझिए, इससे आपके क्वेश्चंस आपको बोर्ड में पक्का इसे 100% है कि आपको इसमें एग्जाम से पूछ देगा, ठीक है। तो अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। डिनोट भी कर लेना, सॉरी नोट कर लेना आप अपने कॉपी वगैरह में जो भी होगी इसको नोट कर लेना, ठीक है। दशमलव स्थानों की एक सीमित संख्या वाले दशमलव को शांत दशमलव कहा जाता है। यानी अगर आप भागा लगा रहे हैं और सीमित संख्या तक जाने के बाद भागा लग जाता है तो वे सभी संख्याएं आपको शांत दशमलव कहलाने लगता है। और अगर आप भागा लगा रहे हैं लगाते लगाते आपका बहुत सारा नंबर तक चला गया और भागा लगा ही नहीं, पूरी तरह से जीरो लग आई भी नहीं कर रहा है इस पर, तो वही सभी संख्याएं आपका आसान संख्या कहलाने लगता है, अशांत दशमलव कहलाने लगता है, ठीक है। और इसी तरह से एक और पूछता है आप लोग को अनवासनीय आवृत्ति, ठीक है। तो थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, लिखा ऐसे भी है, आप इसे देख के भी समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ सकते तो थोड़ा सुन लीजिए। परिमेय संख्या है, इसे रेशनल नंबर कहते हैं, जिनमें p में q से भागा देने पर कुछ चरणों के बाद शेष की पुनरावृत्ति होने लगती है, जिसे दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है। यानी एकदम पूरा लगा रहे हैं और पुनरावृत्ति होने लगा, ठीक है। जैसे अभी अभी नहीं बोला मैंने 3.14 यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपका पाई का मान, 16-17 नंबर तक जाने के बाद फिर से रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो वही सभी संख्या क्या कहलाने लगती है, अनवासनीय आवृत्ति कहलाने लगती है, ठीक है। और इसी तरह से एक और पूछता आप लोग को, अनवासनीय अनावृत्ति क्या होता है। तो किसी भिन्न का मान यदि दशमलव के कितने ही स्थानों तक निकाला जाए लेकिन वह पूरा ना आए, अर्थात शेष शून्य आए ही ना, वे सभी आपका अनवासनीय संख्याएं कहलाने लगती है। देखिए दोस्तों, जितना से अच्छा तरीके से इसमें समझाने की बात रही मैंने आप लोगों को समझा दिया। और थोड़ा मुझे सर्दी हो गया है तो हो सकता है कि मेरा आवाज़ उतना अच्छा से ना जा रहा हो, तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्योंकि मैं आप लोगों को 100% में बता दे रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाती इसलिए रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं होता है। लेकिन मैंने अब बहुत सारे चीज़ें मैं लैपटॉप में चलाने के लिए सीख गया हूँ, तो लगता है कि मैं लगभग आपको बता ही दूंगा और अच्छे से अच्छे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और मैं अभी संख्या पद्धति का क्वेश्चन आंसर भी आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलेगा और उसे देख लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों लास्ट तक देखने के लिए।